आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र के खंड अ के चैप्टर नंबर 9 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। खंड अ चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लोकतांत्रिक उछाल और गठबंधन की राजनीति। लोकतांत्रिक उछाल और गठबंधन की राजनीति। तो आइए आज का पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक उछाल से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक उछाल से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, जब अनेक छोटी छोटी और महत्वहीन पार्टियां, जब अनेक छोटी छोटी और महत्वहीन पार्टियां सत्ता में शामिल हो जाए और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां सत्ता से बाहर रहे, तो इसे हम लोकतांत्रिक उछाल के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, समविद अथवा साझी राजनीति से आप क्या समझते हैं? समविद अथवा साझी राजनीति से आप क्या समझते हैं? मतलब समविद राजनीति क्या है अथवा साझी राजनीति क्या है? आपका उत्तर होगा, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले, राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव से पहले आपसी समझौता अथवा तालमेल के आधार पर जब चुनाव लड़े जाते हैं और सरकार का गठन किया जाता है, मतलब राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के पहले आपसी समझौता या तालमेल के द्वारा चुनाव लड़ते हैं, सरकार का गठन करते हैं, तो इसे हम समविद अथवा साझी राजनीति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तो साझी राजनीति के लाभ क्या है या समविद राजनीति के लाभ क्या है? समविद राजनीति या साझी राजनीति के लाभ क्या है? आपका उत्तर होगा, समविद राजनीति के कई लाभ हैं, जैसे क्षेत्रीय दल का प्रभाव बढ़ने से क्षेत्रीय मुद्दा पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। दूसरा लाभ है, इसमें छोटे छोटे दल के बात को पूरी तरह सुनी जाती है। यह संघवाद के अनुरूप है, क्योंकि इसमें राज्य के दल केंद्र सरकार पर अपनी स्थिति मजबूत बना लेते हैं। इसे लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की ओर प्रयास भी कहते हैं। तो फिर प्रश्न होगा, समविद राजनीति की हानि को लिखें। मतलब साझी राजनीति की हानि क्या है, समविद राजनीति की हानि क्या है? आपका उत्तर होगा, समविद राजनीति की पहली हानि है, आपसी सामंजस्य न होने से अस्थिरता का वातावरण बना रहता है। आपसी सामंजस्य न होने से अस्थिरता का वातावरण कायम रहता है। दूसरा, इसमें प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती है। तीसरा, इसमें निर्णय लेने में देरी होती है। चौथा, कठोर निर्णय लेना संभव नहीं होता है। इससे दल बदल को बढ़ावा मिलता है। और अगला महत्वपूर्ण बात इसकी हानि है कि क्षेत्रीय दल के अनुचित मांग को भी सरकार को कई बार मानना पड़ता है। अगला प्रश्न है, तो गठबंधन की सरकार बनने से भारतीय संसदीय व्यवस्था में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो गई। आजकल देखने को क्या मिल रहा है कि गठबंधन की सरकार बन रही है, तो गठबंधन की सरकार बनने से भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, इस संसदीय व्यवस्था में कुछ विकृति आ गई है, कुछ कमी आ गई है।
वे कौन कौन सी विकृतियां, कमियां हैं, चर्चा करें। तो गठबंधन की राजनीति से संसदीय व्यवस्था में जो कमियां देखने को मिल रही है, नंबर 1 है अब राष्ट्रपति की भूमिका ज़्यादा सक्रिय होती जा रही है। पहले की तुलना में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो गई है। तीसरी स्थिति है इसमें कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना की गई है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना की गई है। अगला, समन्वय समिति की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और विचारधारा का अभाव देखने को मिलता है। आज जरा किसी राजनीतिक दल का कोई सामान्य उचित विचारधारा नहीं। सारी राजनीतिक पार्टियां आज देखने को मिला है अवसरवाद के सिद्धांत पर काम कर रही है। अगला प्रश्न है तो अनुभववाद, प्रयोगवाद या अवसरवाद क्या है? अनुभववाद क्या है या प्रयोगवाद क्या है? इसी को अच्छे शब्द में अवसरवाद कहते हैं। क्या है अवसरवाद? तो आपका उत्तर होगा अवसरवाद, प्रयोगवाद या अनुभववाद वर्तमान भारत के राजनीति में प्रचलित एक नया शब्द है जो यह कहती है कि सत्ता में आने के लिए या सत्ता को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का होना जरूरी नहीं। सत्ता को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का होना कोई जरूरी नहीं है। सत्ता मिल जाए चाहे सिद्धांत कहीं भी क्यों न चल जाए। इसे ही प्रयोगवाद, अनुभववाद, मतलब सत्ता को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के हथकंडा को अपना लेना जायज है, जो वर्तमान भारतीय राजनीति में चल रही है। इसलिए मैंने पहले कहा कि वर्तमान समय की बात करें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। आज कुछ कहती है, कल कुछ कहती है। जो पार्टी जिस सिद्धांत का आज विरोध करती है वही पार्टी अगले दिन या अगले वर्ष उसी विचारधारा का सपोर्ट करती है। तो राजनीतिक पार्टी कोई विचारधारा पर न चल करके सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो उचित लगे उचित रास्ता को अपना लेना ही संविद राजनीति अनुभव या प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं? अथवा इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए, गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? या राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदार होते हैं? आपका उत्तर होगा गठबंधन की सरकार उस सरकार को कहते हैं, गठबंधन की सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से समझौता करके सत्ता में शामिल होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। मतलब जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल औपचारिक या अनौपचारिक रूप से समझौता करके सत्ता में शामिल होती हैं, तो इसे ही गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार कहते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को प्रतिनिधियों का शासन कहते हैं क्यों? लोकतंत्र को प्रतिनिधियों का शासन कहते हैं क्यों? आपका उत्तर होगा लोकतंत्र को प्रतिनिधियों का शासन कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करती है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करती है, इसलिए लोकतंत्र को हम प्रतिनिधियों का शासन कहते हैं। और अंतिम प्रश्न, चैप्टर नंबर 9 का अंतिम प्रश्न है
सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व उस सिद्धांत को कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अंतर्गत संसदीय प्रणाली में संपूर्ण मंत्रिमंडल को एक इकाई के रूप में माना जाता है। संसदीय प्रणाली में संपूर्ण मंत्रिमंडल को एक इकाई के रूप में माना जाता है और मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेते हैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उस निर्णय को निश्चित रूप से मानना होता है। तो इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व के नाम से जानते हैं। 13 राजनीति शास्त्र खंड अ के चैप्टर नंबर 9 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पुनः हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।